Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 11. ये कवर करता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके अलावा यहाँ पे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखेंगे. यहाँ पे हम लोग ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं. छोटा चैप्टर है लेकिन हम इसको अच्छे से समझते हैं ताकि क्वेश्चन हम कर पाए एग्ज़ाम में. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में साल के अंत में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेज़र अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को लिया जाता है और फिर यही बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है. सबसे पहले एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स दिया है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है. सबसे पहला नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस. उस खर्च का नेचर क्या है, मतलब कि खर्च एक बार हो रहा है कि बार बार हो रहा है, वन टाइम खर्चा है कि रिकरिंग है. यहाँ पे नेचर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये खर्च कैसा है, ये रिकरिंग नेचर है कि वन टाइम है. जैसे सैलरी हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गए या रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए चार्जेस हो गए. ये इसका नेचर से डिसाइड होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. उसके बाद सेकेंड आता है इफ़ेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी. दूसरा ये है कि रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि इस खर्च से कंपनी को कितना इनकम आएगा या आ रहा है, उसके इफ़ेक्ट को हम रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी कहते हैं. यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ प्लांट, अगर प्लांट परचेज किया गया जो कैपिटल एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर में आएगा, अगर प्लांट परचेज किया गया तो उस प्लांट से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, वो देखा जाता है. लास्ट में है कि थर्ड नंबर बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर. बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इस एक्सपेंसेस से, ये जो एक्सपेंसेस किया है कंपनी ने, उससे लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट मिल रहा है. 1 साल के लिए बेनिफिट मिल रहा है या 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमें बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर, वो खर्चे से क्या बेनिफिट हो रहा है उसके हिसाब से भी हमें पहला तो नेचर, दूसरा उसका इफ़ेक्ट क्या है और तीसरा उसका बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है. सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज खरीदने में खर्च करना जिसको यूज करके कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट कमा सके, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट कमा सके. कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा खर्चा होता है जिससे कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की असेट बढ़ जाती है. क्योंकि अगर कंपनी कोई मशीनरी खरीदता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि कोई कंपनी अगर एक मशीनरी खरीदता है तो उसमें एक्सपेंसेस करता है, तो कंपनी के पास एक असेट आ जाता है, तो कंपनी की असेट बढ़ गई. इस असेट से कंपनी को बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि सालों साल के लिए मिलती है. जब भी असेट परचेज करता है, मशीनरी परचेज करता है, तो वो रिकरिंग नेचर नहीं होता, ये नॉन रिकरिंग होता है. बार बार मशीनरी नहीं खरीदे जाते हैं और जो भी मशीनरी खरीदी जाती है उससे 1 साल से ज़्यादा, मतलब सालों साल के लिए उसका बेनिफिट मिलता है. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहला तो हो जाता है कि असेट इंक्रीज होता है, दूसरा ये होता है कि बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है और 1 साल के लिए नहीं बल्कि मोर देन 1 ईयर मिलता है. थर्ड ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस करने का मेन पर्पस ये होता है कि कंपनी उस असेट को यूज करके बहुत सालों तक इनकम जनरेट कर सकती है और ये ग्रेटर देन 1 ईयर होता है. इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप एग्जांपल देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा क्योंकि ये एक असेट हो जाता है कंपनी के लिए, लैंड हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा इक्विपमेंट हो जाएगा, इक्विपमेंट या मशीनरी या फिर प्लांट, फर्नीचर हो सकता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं.
या इनटेंजिबल में अगर देखें, इनटेंजिबल असेट के केस में अगर देखें हम, तो ऐसे कुछ लाइसेंस हो सकते हैं, लाइसेंस या फिर पेटेंट राइट बोल सकते हैं, तो ये भी असेट हो जाता है। उसके बाद कंपनी, सपोज बैंक है, बैंक ने सॉफ्टवेयर ख़रीदा, या कोई कंपनी है अपने अकाउंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा, तो वो भी एक उसका असेट हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। फिर कंपनी ने अपने लिए कार परचेज किया। सो ये सब एग्जांपल हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिया है कैपिटल में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पहला तो ये है कि अमाउंट यूजुअली लार्ज, बड़ा अमाउंट, मशीनरी या प्लांट या बिल्डिंग कुछ ख़रीदना है तो ज़्यादा अमाउंट आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और रेवेन्यू के केस में क्या होता है कि रिलेटिवली कम होता है। रेवेन्यू का डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा। कैपिटल के केस में दूसरा होता है कि पर्पस इज़ टू इम्प्रूव एंड इनहेंस बिजनेस प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी। मतलब आपने जो भी मशीनरी ख़रीदा वो कंपनी के उपयोग में आप लाएंगे, उसका यूसेज करेंगे और उससे वो मशीनरी आपको कुछ इनकम कमा के देगी, मतलब प्रोडक्टिव काम करेगी, प्लस आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसका पर्पस होता है कि मेंटेन फिक्स असेट इन गुड वर्किंग कंडीशन। आपने ये जो मशीनरी ख़रीदा है उसका कुछ रिपेयरिंग कराना है, या ऐसे कुछ चार्जेज है, जैसे उसमें उसका जो प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आपने उसकी सर्विसिंग करा दी, रिपेयरिंग करा दी, तो वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आते हैं। देन द बेनिफिट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मशीनरी आप रोज़ रोज़ खरीदेंगे नहीं, और ये एक बार ख़रीदा और लॉन्ग टाइम के लिए 20 साल 25 साल भी चल सकती है। और ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, विद इन 1 ईयर के लिए होता है। फिर ये नॉन रिकरिंग होता है और ये रिकरिंग होता है, क्योंकि बार बार इसका एक्सपेंसेस बार बार होता है रेवेन्यू का। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखा जाता है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का अगर हम डेफिनीशन देखें तो ये विद इन 1 ईयर के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे पैसे खर्च करना जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, जैसे मशीनरी को रिपेयर करने के खर्चे हो गए। और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट क्या था कि मेंटेन फिक्स असेट वर्किंग कंडीशन, जैसे कि रिपेयरिंग करने के लिए आपने मशीनरी के रिपेयर में कुछ खर्चे किए। उसके बाद है कि इसका बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि 1 साल तक के लिए ही होता है। जैसे आपने किसी को सैलरी दिया तो ये सैलरी पे करना, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। मतलब 1 मंथ उसने काम किया, 1 मंथ की अपने सैलरी पे किया। तो इसका नीड जो है वो रनिंग या एग्जिस्टिंग कंपनी और को स्मूथली चलाया जा सके, इसके लिए किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नीड कोई भी एक रनिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको स्मूथली कैसे चलाया जाए, उसमें कितने थोड़े और खर्चे करके स्मूथली चलाया जा सके, उसके लिए किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। एक तो रेंट हो गया, फिर सैलरी एंड वेजेस हो गए, आपने कुछ मजदूरी पे किया या अपने एम्प्लॉय को वेजेस पे किए तो वो हो गया। देन आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी तो रिकरिंग इन नेचर है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल जो है आपने पे किया आपकी कंपनी का। देन आपका कुछ मोबाइल रिचार्ज किया, मोबाइल भी पोस्टपेड कनेक्शन है तो पे किया, मोबाइल बिल हो गया। या आपने कुछ कुरियर किया, पोस्टेज चार्जेस, पोस्टेज और कुरियर चार्जेस बोल सकते हैं, कुरियर चार्जेस। देन आपका कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर मशीन के रिपेयर करने में जो चार्ज मैंने ऑलरेडी बताया है कि मशीन को रिपेयर करने के लिए जो चार्जेस लगे, एक्सपेंसेस हुए, तो वो सब आप इसमें ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो जाता है। देन बात आती है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एग्जाम में क्वेश्चन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पूछे जाते हैं। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्च होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा खर्च होता है जिसे आप
करेंट ईयर में खर्च तो कर देंगे पर उसे फुल्ली अकाउंट बुक में एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी ने 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया और कंपनी को उस साल का प्रॉफिट सिर्फ 4 लाख का हुआ। तो अगर वो 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट रिटर्न ऑफ करना चाहेगा कि चलो इसी साल कर देता हूँ, तो 1 लाख का फिर भी उसको लॉस दिखाना पड़ेगा। तो ये खर्चा जो है, तो कंपनी ऐसे खर्चे को ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करती है, मतलब एक साल में नहीं कि अगर 5 लाख रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट किया तो उसमें उसने खर्च कर दिया 5 लाख रुपीज़। उसके बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये अगर यही करेंट ईयर में रिटर्न ऑफ करना चाहेगा तो इसको यहाँ पे 1 लाख फिर भी 5 - 4 करेंगे तो 1 लाख का लॉस दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि कंपनी ये अब एडवर्टाइजमेंट किया तो इससे सिर्फ करेंट ईयर में प्रॉफिट नहीं आएगी कंपनी को, बल्कि उसके आने वाले साल तक, बहुत सालों तक इसकी प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिलेगी। और बड़ी बड़ी जब कंपनी होती है तो उनका 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जाता है। तो यहाँ पे अगर ये जो 5 लाख है इसको ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करेगी, तो कंपनी ऐसे खर्चे को ईयर बाय ईयर जो है रिटर्न ऑफ करती है। तो करेंट ईयर में 1 लाख रिटर्न ऑफ करेगी, ओनली 1 लाख रुपीज़ करेंट ईयर में रिटर्न ऑफ करेगी, और 4 लाख रुपए को, 4 लाख रुपए जो उसके बचते हैं उसको फिक्टिशियस असेट कंसीडर करके इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको इंटर कर देगी। ठीक है, तो ऐसे खर्चे को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिसीट क्या होता है। रिसीट जो है, एक होता है कैपिटल रिसीट और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट जो है वो एक ऐसा इनकम है जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। मतलब जैसे हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर कि वो नॉन रिकरिंग होता है, वैसे ही कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है और रेवेन्यू रिसीट उसी का अपोजिट रिकरिंग होता है। तो कैपिटल रिसीट में यह जनरली फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनेंस करने के लिए इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या डिवेंचर, इस टाइप की फाइनेंसिंग के लिए जो है इसका यूज होता है। तो जनरली फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, जैसे कि शेयर इशू करेंगे तो कंपनी को पैसा आएगा, या फिर कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया जैसे कि डिवेंचर बोल सकते हैं। तो उसके बाद कैपिटल रिसीट या तो कंपनी के असेट को कम करती है या फिर कंपनी के लायबिलिटी को बढ़ाती है। वो कैसे, कंपनी के असेट को कम करना कैसे हुआ, तो कंपनी के असेट कम करने का मतलब है कि कंपनी अपनी कोई असेट बेच देती है। सपोज आज उसने कार खरीदा, 10 साल तक यूज़ किया और उसके बाद बोलती है कि चलो इसको बेच के अभी मुझे दूसरा लेना है। तो कंपनी ने जब वो अपने असेट को बेचा तो कुछ इनकम जनरेट करेगी, या फिर कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है। दूसरा केस आता है आपका कि लायबिलिटी को कैसे बढ़ाता है। तो कंपनी अगर लोन लेती है तो उस केस में कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपका हो जाता है कैपिटल रिसीट का। कैपिटल रिसीट होता क्या है, तो अगर हम कैपिटल रिसीट की एग्जांपल देखें, कैपिटल रिसीट क्या होता है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में एग्जांपल ही पूछा जाता है। क्या होता है डेफिनेशन तो वो तो आपको मालूम है, बट ये कैपिटल रिसीट है क्या ये पूछेंगे। तो क्या इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इशू ऑफ शेयर, आप कंपनी ने शेयर इशू किया। दूसरा हो जाएगा डिवेंचर इशू किया, इशू ऑफ डिवेंचर। फिर बोलेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद कैपिटल फ्रॉम प्रोप्राइटर, अगर कैपिटल फ्रॉम प्रोप्राइटर से कैपिटल लेता है तो ये भी कैपिटल लायबिलिटी हो जाती है ना कंपनी के लिए, तो ये भी आपका कैपिटल रिसीट होता है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कुछ किया, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि एग्जाम्पल ही आता है, ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और लोन फ्रॉम बैंक्स भी हो जाएगा, बैंक से अगर कुछ लोन लेती है तो वो भी लायबिलिटी हो जाती है कंपनी की। तो इसलिए कहा गया है कि अगर असेट को बेच दिया तो असेट को कम करती है कैपिटल रिसीट और लायबिलिटी को बढ़ाती है। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, तो यह रिकरिंग इन नेचर होता है, इसका अपोजिट, और नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट होता है कि नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए
क्या क्या रिसीट हो सकते हैं, क्या क्या उसमें आ रहे हैं आपके इनकम छोटे छोटे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रेवेन्यू रिसीट में आता है। तो हम लोग रेवेन्यू रिसीट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट, इसके एग्जांपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेंट रिसीव, अगर आपका कोई असेट है, कोई बिल्डिंग है और आपने उसको रेंट पे दिया है तो उसका रेंट रिसीव होता है, तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। सेकेंड आपका डिविडेंट हो गया, डिविडेंट रिसीव्ड हो गया। देन इंटरेस्ट रिसीव भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। कुछ डिस्काउंट रिसीव किया वो भी हो जाएगा कि आपका क्रेडिटर या सप्लायर है, आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, आपने उनको कुछ बोला कि ठीक है मैं आपका सारा पेमेंट एक साथ कर देता हूँ, जो भी आपके ड्यू पेमेंट है वो सब मैं एक साथ कर देता हूँ। तो आपके क्रेडिटर ने बोला कि ठीक है आप अगर एक साथ पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ। तो जो भी डिस्काउंट रिसीव किया आपने आपके सप्लायर से या क्रेडिटर से, तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।